अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आम तौर पे एंग्जाइटी के पेशेंट जो हैं या जिनको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू होता है, वो ये शिकवा करते हैं, वो ये ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरे हालात बेहतर हैं, ये मुझे जिस्मानी मसाइल क्यों हो रहे हैं। वो इस चीज़ को हज़म नहीं कर पाते कि मैं ठीक है, ये चीज़ें थीं मेरे साथ, अब तो मेरे पास रुपए पैसे भी हैं, अब तो मुझे कोई इशू नहीं है, अब तो मैं नेगेटिव सोचता भी नहीं हूँ, सोचती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों हो रहा है? फिर भी मेरा दिल क्यों घबराता है? फिर भी मेरे को यहाँ पे दर्द क्यों होती है? मेरे हार्ट में क्यों पेन है? मेरे मैदे में क्या मसाइल आ रहे हैं? तो इस चीज़ में वो बहुत परेशान होते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आपकी ये परेशानी सरासर नफ्सियाती है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक 17 इयर्स ओल्ड एक लड़की आई, जो कि अडॉप्टेड हैं, यानी उनके साथ जो बुज़ुर्ग थे, वो उनके असली वालिद नहीं थे, उन्होंने लेके पाली हुई है और लड़की को भी ये चीज़ पता है। अब लड़की दिन भर ये सोचती है, ये ख़्याल करती है कि मैंने बड़े होकर कुछ बनना है और अपने बूढ़े माँ-बाप को, जिन्होंने अडॉप्ट किया है, उनके लिए मुझे कुछ करना है, कुछ सर्विस करनी है कुछ। तो जबकि जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो कहते हैं कि अभी इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो बच्ची को पिछले 3 माह से सिम्पटम क्या आ रही? फ़ियर ऑफ डेथ। मैंने मर जाना है। आते ही वो मुझे कह रही है कि मेरे लिए आप दुआ कर सकते हैं? आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी और बढ़ा दे। तो मैंने उससे पूछा कि ज़िंदगी क्या करनी है? अगर बढ़ जाए तो क्या करोगी? तो मेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, तो मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकूँगी, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। ये मज़दूरी करते हैं, ये गरीब हैं, मैं इनके लिए कोई कोशिश करूँगी। तो मैंने उसे पूरा मैकेनिज़्म समझाया। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये जो तुम्हें बॉडीली साइन आ रहे हैं ना, और वो कई लोगों से दम भी करवा आई है, कई लोगों से, कई पीर जी के पास भी गई है वो। तो उसे आराम नहीं आ रहा। अब बुज़ुर्ग जो हैं वो भी कोई पढ़े नहीं हैं, उनको भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो फिर डर जाती है, रात को भी डर जाती है। तो मैंने नोट किया, जब उसके बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो ऑफ़िस में चक्कर लगाई जा रही है। हाई फंक्शनिंग एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स हैं उसे। वो इतनी तल्ख़ है। मुझे एक सवाल आ रहा है ज़हन में, मैंने कहा पूछो मेरे से सवाल। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मैं कुछ बन पाऊँगी? यानी उसने अपना हम बना लिया हुआ है इस चीज़ को कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। ये चीज़ इस कदर ज़्यादा 24/7 उस पे सवार रहती है कि वो एंग्ज़ायटी में मुब्तला होगी, और एंग्ज़ायटी की जो बॉडीली जिस्मानी अलामत होती हैं, उनका वो शिकार है और उनका सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। दम भी उन्हीं के चल रहे हैं, मैदे में दर्द है, चेस्ट पेन है, और इलाज मुआवजा मेडिसिन भी उसी की चल रही है। और कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि ये जितने भी साइन हैं, ये एंग्ज़ायटी के बायस हैं। वो तंज़िया मुस्कुरा रही थी कि आपको लगता है कि मेरी इन सोचों की वजह से मुझे ये मसला हो रहा है? वो तंज़िया मुस्कुरा रही थी। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। पहले तो उसे जब रेफ़र किया गया मेरे पास, तो उसे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि मुझे रेफ़र क्यों किया गया है दिमाग के डॉक्टर के पास। लोग इसमें इंसल्ट महसूस करते हैं, लोग इसमें शर्म महसूस करते हैं। वो कह रही है आपको लगता है मुझे कोई नफ़सियाती मसला है, और वो तंज़िया मुस्कुरा रही। यानी वो खुद को नॉर्मल कंसीडर कर रही है, जबकि वो टोटली पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उसे साइन आ रहे हैं, एंग्ज़ायटी की सिम्पटम आ रही, और ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत परेशान होता है। एक और इसी तरह का केस हमारे पास आ चुका है, जिसमें भाई जो है वो अपनी बहना से एक्सपेक्ट करते हैं इसे डॉक्टर बनाना है, इसे ये कर देना, वो कर देना। अब बहना का ज़हन कोई तो इस कादर ख़ास नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बन जाए। उसके मार्क्स भी कम हैं, और वो बर्डन ले के अपना बुरा हाल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान कहता है डॉक्टर बनाना है। तो मैं कैसे डॉक्टर बनूँगी? ज़ाहिर है मार्क्स भी नहीं आ रहे, और परफ़ॉर्मेंस भी इतनी नहीं है, ना उन स्कूलों में कोई अच्छा रिज़ल्ट है जिनमें उनको दाखिल करवाया जाता है। तो भाई कह रहे हैं मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुमने डॉक्टर बनना है। तो ऐसे थोड़ी होता है। आप अपने बच्चों को कुछ प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल दे देते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट देते हैं, उसके बायस वो एंग्ज़ायटीज़ का शिकार हो जाते हैं। कुछ पिछले दिनों में एक मेरे से सवाल पूछा गया, वो भी कुछ इस तरह का था। मैंने उसका एक जवाब दिया, मैं वो शामिल करना चाहूँगा। अच्छा, आपने कहा लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी, हाँ, इसे क्रोनिक एंग्जाइटी कहते हैं, लेकिन पता क्या होता है?
हर शख्स ऐसा ही कहता है कि मेरे तो कोई परेशानी नहीं, यकीनन तब परेशानी नहीं होती, परेशानी पहले रही होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इस पे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा लाइव में। मैं भूल जाता हूँ चीजें। तो परेशानी ऐसे है कि जिंदगी भर हमारी पर्सनालिटी वैसी बन जाती है, कोई एंशियस रहने वाली पर्सनालिटी बन जाते हैं, कोई डिपेंडेंट रहने वाली पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो फिर उनको कोई बात हो ना हो, उनको ऐसे ही रिएक्ट करती है उनकी बॉडी। तो आपने एक अरसा गुजारा है जिसमें इमोशनल डिस्टरबेंस रही है, परेशानियां रही हैं और धड़के रहे हैं। वो इतने धड़के रहे हैं जिसमें ट्रस्ट इश्यूज, हम अपने से ज्यादा जिनको क्लोज रखते हैं, जैसे कि बीवी होगी हमारी, तो उनके जहन को पढ़ना कि ये मुझे पता नहीं क्या सोचते होंगे, और इर्द गिर्द के लोगों में एक खौफ बदनामी का, और इस तरह की सारी चीजें, इकोनॉमिकली के रुपए पैसे कमाने का और घर का भी आपने बताया था। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, और माजी के भी वाकयात होते हैं, हमारी पर्सनालिटी वैसे ही शेप कर जाती है। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं वल्नरेबिलिटी। कुछ इंसानों में एंजाइटी की वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी होने के चांसेस होना, एंजाइटी होने के चांसेस होना या साइकोलॉजिकल इश्यू होने के चांसेस होना। उसकी वजह क्या होती है? एक कह दिया जाता है मोरूसी, यानी वालदैन से आई। एक कहा जाता है कि वालदैन से तो जो आई है नाजुक मिजाजी, वालदैन के बिहेव से और इर्द गिर्द के बिहेव से, बचपन से वो चीजें, वो तासुरात हम लेने की आदी हो गए कि हल्की हल्की बात पे हमने रिएक्ट करना। तो ये चीजें हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई और हम एंजाइटीज के लिए वल्नरेबल हो गए। जी नाजरीन, हमारी बॉडी बाकायदा रिएक्ट करती है। मसलन हमारी सोचें हैं जो डिस्ट्रक्टिव सोचें हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा बस नहीं चल रहा, ये तमाम उलझने सिचुएशंस, ये जितनी भी चीज़ें हमें पेश आती हैं, ये हमें कोई क्रोनिक इंसिडेंट दे देती हैं, क्रोनिक डैमेज दे देती हैं। यानी हम लाइफ लॉन्ग हमारी पर्सनालिटी उस तरह शेप हो जाती है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इस तरह शेप हो जाती है कि वो चिड़चिड़े रहते हैं, वो उनको सुकून ही नहीं, वो चिड़चिड़े ही रहते हैं, चिड़चिड़े ही रहते हैं। कुछ लोग गुस्सा करते रहते हैं। तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं एंग्जाइटीज़ के लिए, डिप्रेशन के लिए, ओसीडी के लिए और तरह-तरह के नफ्सियाती मसाइल के लिए। जब हम ख़ास तरह से ज़िंदगी गुज़ारते रहते हैं, ख़ास बर्डन लेते रहते हैं, हमारी बॉडी उन उलझनों पर रिएक्ट करती है। कभी मैदे का दर्द शुरू हो गया, कभी चेस्ट पेन शुरू हो गई, कभी बाजू दर्द हैं, कभी टाँगें दर्द हैं, और ये मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड है सिम्पटम, किसी टेस्ट में नहीं आ रही। तो ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है आपकी सोचों के बायस। आपकी सोचों के बायस ये बॉडी रिएक्ट करती है, और आप फिर सोचेंगे कि ये तो छोटी सी बात थी, वो तो 2 साल पहले का वाक़या था, वो तो गुज़र गया, मैं तो अब उसका असर भी नहीं लेता। तो ऐसा नहीं होता, आपके ज़हन पे वो ज़ख्म जो छोड़ गया है वो वाक़या, वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो क्रॉनिक है। आपको उसके लिए साइकोथेरेपी की तरफ आना चाहिए। नाज़रीन, शामिल करते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पता करना था कि ये जो हसद होता है, ये भी एक बीमारी होती है, हसद करना, या किसी की जो अमीर है उनसे हसद करना? क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही हसद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार होता हूँ। नाज़रीन, इन्होंने एक जुमला कहा कि मैं ज़्यादा हसद करता हूँ, इस वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार होता हूँ। ये बिल्कुल सच है, ये मिनोन सच है। जब आप हसद करते हैं तो आप साइकोलॉजिकल वल्नरेबल हो जाते हैं काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स को, काफ़ी सारे मसाइल को लेके, यानी आपको वो मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्होंने पूछा कि हसद एक बीमारी है। ये रवायती तौर पे एक बीमारी कंसीडर नहीं होती। हाँ, इस जेलसी, इस हसद की टाइप्स हैं। एक रोमांटिक जेलसी होती है, एक होती है सिबलिंग जेलसी, और एक होती है दुश्मनाना जेलसी। कि इंसान इन तीनों चीज़ों से गुजरता है। अच्छा, जेलसी होने की वजह क्या होती है? जेलसी या तो तब होती है जब कुछ छिन जाता है जो डिज़ायरेबल होता है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हमसे छिन जाए, तो जेलसी होती है। या जेलसी तब होती है जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी हो और वो हमारी पहुंच से दूर होती है। वो दौलत हो सकती है, वो कोई ख़ास रिश्ते हो सकते हैं, नाते हो सकते हैं, वो कोई ख़ास स्टेटस हो सकता है। तो इस वजह से भी जेलसी होती है। सिबलिंग जेलसी ये होती है कि किसी को ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, कोई ज़्यादा तरक्की कर गया, तो दूसरे बहन भाई जो हैं
वो अप्रिशिएट करने के बजाय अंदर ही अंदर जेलस होना शुरू हो जाते हैं, और उनके जेलसी के बायस उनको नफ्सियाती मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया है, इस दुनिया में ये सारा कुछ चलता है, और इसके बारे में इस्लाम जो है वो आपको हासदीन के हसद से पनाह मांगने को कहा गया है कि आप मुअव्वज़तैन तलावत करें, आखिरी कुरान की 2 सूरतें तलावत करें, हासदीन के हसद से और शर पसंदों के शर से बाकायदा पनाह मांगी गई है। ये वाक़ई जो हसद करते हैं, उनका समझ लें कि ऐसा है कि वो अपनी बोटियाँ नोच के दूसरे को दे रहे होते हैं। उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि उनको ये चीज़ नुकसान देती है। ये फिर इसके अलावा नाज़रीन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज़, हम बहुत सी चीज़ों को लेके इनसिक्योर होते हैं, तब भी हम मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को अपना विक्टिम करना चाहते हैं, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। इस दौरान भी किसी न किसी तरह से हसद इन्वॉल्व होता है। जब हम किसी को खुद से बेहतर तसव्वुर करते हैं, तो हम लाशऊरी तौर पे उससे हसद भी कर रहे होते हैं, या जब हम किसी से हसद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे अपने से बेहतर समझ रहे हैं। जी नाज़रीन, शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन। आपको जान पहचान तो है मेरी, एंग्जायटी का पेशेंट हूँ। अच्छा, तो हमने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें एंग्जायटी के जो है ना निकलने की हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, सबकी जो है ना वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो उसमें हमारा जो है, जो एडमिन है ग्रुप का, तो वो मतलब इसमें ना 2 महीने में ही निकला है एंग्जायटी में। तो वो ये कहता है कि मैंने एकदम तैयार कर लिया था कि जिस चीज से मुझे खौफ आता है ना, उस चीज में मैं पढ़ूंगा। साले मुझे बाहर जाने में खौफ आता है तो मैं जाऊंगा। तो इस तरह करके मैंने कहा जो आज हो जाए, जो है ना मैंने जाना है, मैंने निकलना है। तो ऐसा इस करके जो है ना, मतलब मैं निकला हूँ तो मैं उससे बाहर आ गया हूँ। तो क्या वाकई ऐसे होता है, जिस चीज को आप में उसका ज्यादा खौफ होता है उसमें आप पड़ जाएं? मिसाल मुझे अब 7 किलोमीटर मेरे, मैं गांव में रहता हूँ, 7 किलोमीटर शहर का सफर है। तो मैं 7 किलोमीटर आज से 1 साल हो गया नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहां जाऊंगा तो मुझे वो शदीद किस्म की एंजाइटी, पैनिक शुरू हो जाऊंगा। तो क्या मैं जाना शुरू कर दूं तो मैं ऐसे ऐसे ठीक हो जाऊंगा, मेरा खौफ खत्म हो जाएगा, तो या मेरा बढ़ जाएगी मसला? तो आप मेरी बात का वो वीडियो ऑडियो जो है वो यूट्यूब पे लगाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा महसूस होता है मुझे वो सुन के भी। तो आपसे भी एक एक है, इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात करनी है कभी। दूर है ना, वो सफर नहीं हो सकता ना। तो इसके बारे में जो सवाल है मेरा, वो जरा अगर प्लीज। जी नाज़रीन, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में। आप अगर शामिल होना चाहें तो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, इन्होंने बात की ग्रुप की। गोरे ऐसा करते हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाते हैं जिसमें वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिटी, मैं भी सोचता हूँ कि कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। इवन दैट मेरी वीडियोज़ में कमेंट्स में आपस में बातचीत करते हैं क्लाइंट, वो अच्छा, ये चीज़ अच्छी है, ये वाक़ई ही एक क़ुव्वत, एक जुर्रत बढ़ाती है। समटाइम हम दूसरे पेशेंट्स का रेफ़रेंस दे के बात करते हैं, ताकि लोगों में ये चीज़ अवेयर हो, लोग इससे वाकिफ़ हों कि वो अकेले ही सफ़र नहीं कर रहे, बहुत सी चीज़ें और भी हैं। लेकिन इसमें एक कबाहत ज़रूर है, यानी जो इनिशियली एंग्ज़ायटीज़ का शिकार होते हैं, अभी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी होती है, तो वो सर्चिंग करते हैं। वो साइबर कॉन्ड्रिया का शिकार हो जाते हैं, वो गूगल करते हैं, वो कम्युनिटीज़ जॉइन करते हैं। उनका कम्युनिटीज़ जॉइन करना, ये एक तरह से उनके ऊपर आफ़त बन जाता है। मसलन एक जीएडी का पेशेंट जब किसी कम्युनिटी को जॉइन करेगा, तो जॉइन करके उसे फिर वहाँ पे और अलामात देखने को मिलेंगी। वो अलामात वो खुद पे जनरलाइज़ करेगा, क्योंकि उसे जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। जो भी पेशेंट जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का होता है, वो बीमारियों की अलामात को सुनता है, तो वो उसको आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरलाइज़ करता है अनकॉन्शियसली। तो ऐसी कम्युनिटीज़ का जहाँ फ़ायदा हो रहा होता है, वहाँ नुकसान भी हो रहा होता है, कि जो लेक्चर सुना, जो बीमारी सुनी, वो अगले दिन उनमें भी आना शुरू हो जाती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो कमेंट में मुझे बताएँ कि आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि जो चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, वो आपको होना शुरू हो जाती है।
तो आप फ़ौरी तौर पे किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से रब्ता करें। दूसरा, इन्होंने एक बात की कि उनका जो एडमिन है, वो इस चीज़ से गुज़रा है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक कही उन्होंने कि अपने खौफ, डर को फ़ेस करना है। जिस चीज़ का आपको लगता है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वही करनी है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपका चाय का मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, मेरा सर दर्द है, आप सोचें जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने चाय नहीं पीनी आज, भाड़ में गई। यानी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने खौफ को जो है ना वो फ़ेस करना है। ये खौफ से भागते नहीं रहना कि मुझे ये हो रहा है, मैं टैबलेट खा लूँ। सोचना आज मैं गोली नहीं खाऊँगा, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो ये चीज़ें फ़ेस करने से होती हैं। नाज़रीन, जिन्होंने सवाल पूछा है, इनको सीवियर किस्म की सोशल फ़ोबिया रहा है, सोशल एंग्ज़ायटी का शिकार हैं ये। तो इनका मानना ये है कि घर से बाहर निकलूँगा तो क्या वाक़ई मैं ठीक हो जाऊँगा? क्योंकि इनको पैनिक अटैक आता है, जब ये सोचते हैं ट्रैवल करने का, घर से बाहर निकलने का, लोगों में मिलने-जुलने का। तो इनका इलाज यही है, साँप जो ज़हर है, ज़हर को मारता है। वाक़ईतन ऐसा होता है कि जब ये फ़ेस करेंगे अपने खौफ़ को और जब फ़ेस करेंगे तो रिलैक्स रहेंगे तो इनके लिए बेहतर है। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत से ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको डिप्रेशन की सिम्पटम होती हैं और उनको एक्सपोज़र थेरेपी करवाई जाए तो वो मर भी सकते हैं। यानी देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन की सिम्पटम्स हैं तो फिर कभी भी एक्सपोज़र थेरेपी नहीं करवाते। तो ये आपने खुद इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, अपने मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से रब्ता करना है, तो वो रिकमेंड करेगा कोई चीज़ तो वो आपने करनी है। ऐसे ही देख के कि कोई गोलियाँ देख लीं, वो खा लीं, किसी ने कुछ कह दिया, वो मान लिया, ये चीज़ ठीक नहीं है। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते मसला हैं। हुआ ना, मेरे खालू होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उनसे मैंने जाके सारा डिस्कस किया कि इस तरह दिल की धड़कन तेज़ होती है, पेल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, ये सारे मामलात हैं। तो उन्होंने मुझे होम्योपैथिक की मेडिसिन दे दी और मैंने खाना शुरू की, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ना सर, मैं दुकान पे बैठा हुआ, मुझे ना सारा दिन कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हुई, मतलब जिस तरह धड़कन दर-दर महसूस होती है ना, कोई चक्कर महसूस नहीं हुए, सब कुछ मतलब ऐसे थम गया ना। अच्छा, शाम को मैं डरना शुरू हो गया, यार आज कुछ हो क्यों नहीं रहा। अगले दिन से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, फिर दिल को तसल्ली आ गई। मैंने कहा यार ये तो दिमाग मतलब घबराहट, चक्कर, इन चीजों का आदी हो गया। अभी बीच में सर मेरे चक्कर खत्म हो गए थे, ये डेथ इंसिडेंट से पहले कि मेरे चक्कर बिल्कुल खत्म हो गए थे। ये उसके बाद मेरे चक्कर दोबारा शुरू हुए हैं ना, तो अभी एपिसोड में चक्कर आते हैं। पहले तो मुझे 24/7 चक्कर आते थे, अभी थोड़ी देर आएंगे फिर खत्म हो जाएंगे, थोड़ी देर आएंगे फिर खत्म हो जाएंगे। वो आएंगे, वो पूरा झूला झूलने वाले चक्कर आएंगे, तो वो जो है ना वो फिर एकदम बंदा डर जाता है, यार ये क्या हो गए, खत्म हो गए थे फिर क्यों आ गए। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, ये सब दिमागी खेल हो रहे हैं, तो बस अभी इन खेलों से बचना है, बल्कि इनके साथ रहना है। आपकी वाली बात, इनके साथ ही अभी रहना है, इनको मैनेज करना है। इनको मैं मैनेज करना पहले शुरू कर दिया था सर, अच्छा भला मैंने, ये बीच में पता नहीं क्या हो गया, मैं लो हो गया, मैंने इनको अच्छा भला मैनेज करना शुरू कर दिया था, तो ये सब कुछ खत्म हो गया था, ये चक्कर मक्कर, ये घबराहट कई कई दिन तक मुझे महसूस ही नहीं होता था। जी नाज़रीन, जिनको साइबरकॉन्ड्रिया होता है, कार्डियोफोबिया होता है या जीएडी जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, इनको ये साइंस होते हैं, इनको बॉडीली सिम्पटम आ रही होती हैं इनकी एंग्जाइटीज़ के बायस। यानी इनके मसाइल नफ्सियाती होते हैं, लेकिन इनकी अलामात जिस्मानी होती हैं। तो फिर इनको जब ये इनिशियली किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, वो जो चीज़ इनको बता देता है, उसका बिलीव सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो क्लाइंट का जब बिलीव सिस्टम डेवलप हो जाता है तो वो उस पे असर करता है। तब अगर इनको खाली कैप्सूल भी दे दिया जाए ना, कोई फक्की डाल के, चीनी डाल के, तो कह दिया जाए कि इससे तुम्हारा दर्द चला जाएगा, लिटरली इनका दर्द चला जाएगा। इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह मैं व्लॉग करूँगा। तो इनको ये चीज़ समझ नहीं होगी कि इनकी ये चीज़ें ज़हनी हैं। इनके ज़हन को सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो इनकी सिम्पटम चली जाती। बॉडीली जो अलामात आ रही, वो भी चली जाती। जब तक इनका ज़हन सैटिस्फाई नहीं होता, जब तक ये ऑथेंटिक किस्म के डॉक्टर से रब्ता नहीं करते, जिसको ये मानते हैं, जब तक ये ऑथेंटिक किस्म की टैबलेट्स नहीं खाते, जो सर्चिंग करके इन्होंने हिसाब-किताब लगाया होता है कि ये मुझे ठीक कर देगी, तब तक इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पता करना था कि मैं ना मेंटल हॉस्पिटल गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जीएडी और ओसीडी है।
अभी लास्ट टाइम मैंने आपकी ना वीडियो देखी, उसपे आपने कहा था कि मेडिसिन पे बात नहीं करना, तो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, तो वो तो कह रहे हैं मेडिसिन भी लेनी अच्छा, है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इलनेस, आपका डिसऑर्डर जो है वो कितना सीवियर किस्म का है, और डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितने अरसे से है और क्या नौयत है। इसे हम कहते हैं मेंटल स्टेट एग्ज़ाम। आपका मेंटल स्टेट एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है कि नहीं। तो मैंने जो लेक्चर में बात की थी, व्लॉग में बात की थी, वो ये की थी कि अगर आपकी बीमारी उस नौयत की नहीं है तो आपको दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इनको अगर डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी है, तो वो कुछ इनका एग्जामिन करके ही कर रहे होंगे। इनको अपने डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना चाहिए। यानी सम टाइम इंसान को माइनर किस्म का प्रॉब्लम होता है और वो मेडिसिन ले लेता है, तो उस मेडिसिन के बायस उसका प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। लेकिन सम टाइम मेडिसिन बहुत ज़रूरी हो जाती है। इनको जीएडी, ओसीडी है, इनको मेडिसिन साथ में चलानी पड़ेगी। अगर इन्होंने पहले नहीं ली मेडिसिन तो इनको साइकोथेरेपी की तरफ भी आना होगा। साइकोथेरेपी ये लेंगे तो साइकोथेरेपिस्ट इनकी सिम्पटम्स को देखते हुए ये फैसला करेगा कि क्या इनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या इनको मेडिसिन लेनी चाहिए। एसएसआरआईज़ आमतौर पे इसमें रिकमेंड की जाती हैं। ये कैटेगरी है एक मेडिसिन्स की, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये एक कैटेगरी है मेडिसिन की। ये इनको अक्सर दी जाती हैं और ये लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आपको ज़रूर अपने इलाज में ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।